हेलो एवरीवन, वेलकम टू उमंग ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में जो बेसिक अंतर है उसको जाना था। क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो इससे पहले हम लोग ये समझते, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अर्थव्यवस्था का जो डेफिनेशन समझे थे उसको फिर से एक बार समझते। अर्थव्यवस्था क्या होती है उसके बारे में। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय तथा उपभोग की प्रक्रिया का व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। कैसा अध्ययन? व्यवहारिक अर्थात अप्लाइड स्टडी किया जाता है। अर्थशास्त्र के जो अध्ययन है, जो स्टडी है, उसको हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था वह काल्पनिक क्षेत्र है जहां वस्तुओं एवं सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है। आर्थिक गतिविधियां भी हम लोगों ने देखा था क्या क्या है। उत्पादन है, विपणन है, क्रय विक्रय है, संग्रहण है, ये सब क्या है? आर्थिक गतिविधियां हैं। अर्थव्यवस्था शब्द तब तक पूर्ण नहीं है जब तक हम उसे किसी देश या क्षेत्र विशेष से नहीं जोड़ते। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ इकोनॉमी। वैसे तो विश्व में अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को भिन्न भिन्न मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला होता है सरकार की भूमिका के आधार पर। सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसमें कौन कौन सी अर्थव्यवस्था हम लोग देखेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा आता है देश विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर। देश विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर इसमें हम लोग सीखेंगे खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तीसरा होता है विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर। इसमें विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों की भूमिकाओं के आधार पर, जैसे प्राथमिक क्षेत्र हैं, द्वितीयक क्षेत्र हैं, तृतीयक क्षेत्र हैं, उसके आधार पर अर्थव्यवस्था क्या होगी? कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण होगा। जो चौथा प्रकार है वो है, सॉरी, पांचवा प्रकार जो है वो क्या है? नियोजन के आधार पर। जैसे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। और लास्ट है निर्भरता के आधार पर, डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होगा? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था और परस्पर निर्भर, म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी जो होता है आपका अर्थव्यवस्था, वो आता है। तो इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला है सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण करती है। विभिन्न प्रकार के नियमों एवं विनियमों, नीतियों, कानूनों के निर्माण द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर सकती है। निजी क्षेत्र एवं बाजार के सापेक्ष
सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है। सबसे पहला आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको कहा जाता है कैपिटलिज्म इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमी। और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। अब एक-एक के बारे में हम लोग समझते, तो सबसे पहला आता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। निजी क्षेत्र द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन सुनिश्चित किया जाता है एवं बाजार की शक्तियों अर्थात मांग एवं पूर्ति द्वारा इसका मूल्य निर्धारण किया जाता है। तो मूल्य का निर्धारण कौन करती है? बाजार की शक्तियां। कौन कौन सी शक्तियां? मांग और पूर्ति अर्थात डिमांड एंड सप्लाई। इसके आधार पर मूल्य का निर्धारण होता है। पूंजी आदि अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। इसमें निजी क्षेत्र का प्रभुत्व होता है। इसमें सरकारी हस्तक्षेप या सीमित हस्तक्षेप होता है। साथ ही इसमें प्रतिस्पर्धा की नीति होती है अर्थात कंपटीशन का भाव होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्पेशलाइजेशन दिखता है अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या दिखता है? विशेषज्ञीकरण दिखता है, स्पेशलाइजेशन दिखता है। साथ ही इसमें सरकार जो है नियामक के रूप में कार्य करता है अर्थात रेगुलेट करता है अर्थात सिर्फ नियम बना सकता है। पूंजीवाद के केंद्र में सदैव उत्पादन होता है। इसका मेन जो टारगेट रहता है वो क्या रहता है? प्रोडक्शन रहता है। इसमें जो समस्याएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो समस्या होती है पूंजीवाद की समस्या वो है मंदी, रिसेशन। और दूसरा होता है आर्थिक विषमता यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मंदी क्या होती है? आप मान लीजिए एक पेन बनाते हैं, पेन इतना सारा बना लिया, आपका पेन बिक नहीं रहा है लेकिन आप बनाए पड़े हैं, तो क्या होगा? पेन का आपके पास बहुत सारा स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक भर जाएगा। उसके बाद जो पेन बनाने वाले जो आपके मजदूर हैं या श्रमिक हैं, उनसे आप पेन बनवाएंगे क्या? और क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो स्टॉक था वो फुल है, तो आप क्या करेंगे? नहीं बनवाएंगे। और उस केस में क्या करेंगे? वो मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा होता है आर्थिक विषमता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इसमें अमीर वर्ग और अमीर होते हैं और गरीब वर्ग धीरे-धीरे और गरीब होते जाते हैं। तो अमीर और गरीब के बीच में जो आर्थिक फासला वो बढ़ते जाता है। इसी को कहा जाता है आर्थिक विषमता। ये पूंजीवाद की समस्या है। इसका जो फ़ायदा है वो क्या है? बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे सुचारू नेतृत्व होता है, निजी संपत्ति का अधिकार होता है और इसमें अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है। आर्थिक स्वतंत्रता होती है। साथ ही प्रतियोगिता की जो प्रतिस्पर्धा है या प्रतियोगिता है, उसकी स्थिति होती है। माँग एवं पूर्ति का महत्व होता है। बाज़ार की जो शक्ति है, उनका महत्व होता है। साथ ही वस्तुओं एवं सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता होती है। पूंजीवाद में आप ध्यान दीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगी? जो भी वस्तु रहेंगी या सेवा रहेंगी, उसमें विविधता मिलेगी आपको और साथ ही उसमें क्या रहेगी? गुणवत्ता रहेगी। और साथ ही इसमें सरकार का क्या रहता है? हस्तक्षेप नहीं रहता। इसे अपनाने वाले देश कौन-कौन से हैं? उसके उदाहरण समझते। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे उदाहरण में क्या है? अमेरिका है, जापान है, जर्मनी। जो विकसित देश हैं, जितने विकसित देश हैं अच्छे-अच्छे, वो सब क्या अपनाते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और इसे अपनाने वाले देश को कौन-सी दुनिया के देश कहा जाता है? पहली दुनिया के देश कहलाते हैं। तो याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले देश पहली दुनिया के देश कहलाते हैं। कौन-कौन से देश हैं? अमेरिका, जापान, जर्मनी। तो याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या-क्या है? निजी स्वामित्व होता है इसमें। साथ ही मूल्य का निर्धारण कौन करता है? बाजार की शक्तियाँ, माँग एवं पूर्ति। साथ ही इसमें क्या होता है? सरकार की हस्तक्षेप, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं हस्तक्षेप को लिजेस फेयर। ये आपके जो एडम स्मिथ हैं, उन्होंने ये नीति बनाई थी हस्तक्षेप की नीति। इसके बारे में प्रतिपादन किया था क्या होता है। साथ ही इसमें क्या रहता है? प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है? स्पेशलाइजेशन दिखता है और सरकार सिर्फ रेगुलेटर होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरा जो आता है पोर्शन वो क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार
जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा ये विचारधारा किसका है? समाजवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स का विचारधारा है। ये जर्मनी के दार्शनिक थे। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर सामूहिक स्वामित्व होता है। ठीक है? आर्थिक संसाधनों पर पूर्णतः किसका नियंत्रण होता है? सरकारी नियंत्रण होता है। इसमें सरकार के पास सारी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। कि मतलब किस वस्तु का उत्पादन कितना करना है, का मूल्य निर्धारण उसमें सरकार क्या करती है? हस्तक्षेप करती है और साथ ही सरकार मांग और पूर्ति को नियंत्रित करती है। साथ ही इसमें जो उत्पादन है, आपूर्ति है और कीमत सबका निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख कर लिया जाता है। तो याद रखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में मेन उद्देश्य क्या रहेगा? सामाजिक कल्याण रहेगा मेन उद्देश्य। उसमें क्या था? पूंजीवादी में मेन उद्देश्य निजी लाभ प्राप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व होता है तथा हस्तक्षेप एवं नगण्य प्रतिस्पर्धा की नीति पाई जाती है। अर्थात इसमें क्या होता है? सरकारी हस्तक्षेप होता है। साथ ही जो कंपटीशन होता है वो ना के बराबर होता है या नहीं होता है। बाजार में बाजार की शक्ति अर्थात जो बाजार की शक्ति है डिमांड एंड सप्लाई मांग एवं पूर्ति और प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित रहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई कंपटीशन नहीं रहेगा क्योंकि देखिए सब चीज में सरकार का अधिकार है। सरकार उत्पादन कर रही है, सरकार क्या कर रही है? वितरण कर रही है। तो उसमें प्रतिस्पर्धा कहाँ से होगी? सरकार ही खुद कर रही है। तो इसमें प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता का तत्व क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। साथ ही सरकार तीनों भूमिका में रहती है, नियामक, उत्पादनकर्ता और आपूर्तिकर्ता। अर्थात रेगुलेटर भी सरकार है, प्रोडक्शन करने वाला भी सरकार है और सप्लाई करने वाला भी क्या है? सरकार ही है। उत्पादन नहीं बल्कि वितरण केंद्र में होता है। मान लीजिए आपका जो पीडीएस है, जो अंत्योदय वाला चावल मिलता है या राशन कार्ड के द्वारा जो चावल मिलता है, सार्वजनिक वितरण केंद्र है। कुछ इस टाइप का ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। इसकी जो समस्या है वो क्या है? मुद्रास्फीति, महंगाई जिसको हम लोग सिंपल शब्द में बोलेंगे। दूसरा होता है राजकोषीय घाटा। तो ये दोनों क्या है? इसकी जो समस्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था की। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार देखिए इसमें लिखा हो सरकार खुद से पैसे लगाता है। तो इसको सिंपल शब्द में समझिए, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप जॉब में हैं, 1 माह की सैलरी मान के चलिए आपकी कितनी है? 15,000 रुपए है और आपका जो खर्च है टोटल वो कितना है? 17,000 रुपए। तो 2,000 रुपए कहाँ से आप लिए? 2,000 रुपए किसी फ्रेंड से उधार लिए और टोटल वो खर्च आप कर डाले। तो 2,000 क्या हो गया आपके पास? उधार हो गया। जो वही उधार है, वो क्या है आपका? उस महीने का घाटा है क्योंकि जितना कमाए थे, उससे ज़्यादा खर्च हो गया तो 2,000 का घाटा हो गया, लॉस हो गया। बस वही चीज़ है। राजकोषीय घाटा में क्या होता है? सरकार को जितने भी राजस्व आय प्राप्त होती है, जितने भी आय हैं सरकार के और जो सरकार के व्यय हैं, तो आय से ज़्यादा क्या हो जाता है? व्यय हो जाता है। तो सरकार उस व्यय की आपूर्ति के लिए बैंकों से क्या लेता है? लोन लेता है। इसी लोन को क्या जो वो लोन की अमाउंट है, वही क्या हो जाता है? सरकार का राजकोषीय घाटा। अब मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रा के मूल्य में कमी, अर्थात वस्तु के मूल्य में क्या होगी? वृद्धि होगी और मुद्रा के मूल्य में कमी। मुद्रा का अवमूल्यन, इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसको हम लोग आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। इसको अपनाने वाले देश कौन-कौन से हैं? तो चीन और क्यूबा। और इससे पहले जो पूर्व सोवियत संघ आपका जो रसिया था, विघटन से पहले पूर्व सोवियत संघ हुआ करता था, तो वो भी ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता था। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ क्या हो सकती हैं? तो उत्पादन के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, केंद्रीकृत नियोजन होता है। इसमें केंद्रीकृत नियोजन अर्थव्यवस्था भी इसको बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था बोला जाता है, ये याद रखिएगा। साथ ही आर्थिक विषमताओं में कमी आती है क्योंकि देखिए यहाँ पूंजीपति वर्ग और पूंजीपति नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ सरकार समाज को देखकर चलेगी। इसमें गरीबों के भले के लिए जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी उत्पाद है, जो भी वस्तु है, उसका मूल्य निर्धारण समाज के हिसाब से किया जाएगा, न कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के आधार पर। इसमें वर्ग संघर्ष की समाप्ति होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी वर्ग समान होते हैं। इसमें इलाइट क्लास, मिडिल क्लास वाला रोल नहीं रहता। राज्य एवं सरकार व्यापक भूमिका में रहती है। रेगुलेटर है, उत्पादन करता है, आपूर्ति करता है, अर्थात तीनों भूमिकाओं में रहती है, इसलिए सरकार की व्यापक भूमिका रहती है। जो इसको अपनाने वाले देश हैं उसको दूसरी दुनिया के देश कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देश पहली दुनिया के देश और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देश
दूसरी दुनिया के देश कौन-कौन से देश हैं? चीन और क्यूबा। अब बात करते हैं तीसरी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था अर्थात सरकारी अर्थव्यवस्था जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वह एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं विद्यमान रहती हैं और इसी को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकारों को होती है और बाकी आर्थिक गतिविधियों को बाजार में निजी समूहों के लिए छोड़ दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारण बाजार एवं सरकार दोनों करते हैं। साथ ही आर्थिक क्षेत्र पर सरकार व निजी दोनों का मिला-जुला स्वरूप होता है। इसी को क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें सरकार नियामक के रूप में व कुछ क्षेत्रों में उत्पादनकर्ता के रूप में भी कार्य करती है। आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण एवं अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। देखिए समाजवादी में क्या था? सामाजिक कल्याण था। पूंजीवादी में आर्थिक लाभ था और मिश्रित में क्या होगा? सामाजिक कल्याण और अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्य इसमें क्या रहेंगे? शामिल रहेंगे। इसको जो अपनाने वाले देश हैं उसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। अर्थात कम विकसित या विकासशील देश में ये मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। तो याद रखिएगा भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? जो इंडियन इकोनॉमी है वो क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये सीधा-सीधा एग्जाम में पूछा जाता है भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? ऑप्शन में आपको दे देंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है और इसे जो अपनाने वाले देश हैं उनको तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। तो याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देश पहली दुनिया के देश, समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देश दूसरी दुनिया के देश और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देश तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या था? भारत और ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा देखिए कोई भी देश 100% ये दावा नहीं कर सकता कि वो पूंजीवादी है या समाजवादी, क्योंकि लोगों की भलाई को देखते हुए पूंजीवादी देशों में सरकारी नियंत्रण एवं समाजवादी देशों में पूंजीवादी क्षेत्र कहीं ना कहीं शामिल रहता ही है। अर्थात मिली-जुली अर्थव्यवस्था हर जगह होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन जो मेजर जो सेक्टर होते हैं वो पूंजीवादी हैं तो उनको क्या कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर बड़े क्षेत्र समाजवादी हैं तो उनको समाजवादी अर्थव्यवस्था और दोनों का मिला-जुला रूप है तो वो क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो याद रखिएगा कोई भी देश 100% पूंजीवादी या 100% समाजवादी कतई नहीं हो सकता। ये हो गया सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अब बात करते हैं शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो सबसे पहला जो आता है बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरा जो प्रकार होता है विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर वो है खुली इकोनॉमी। शेष विश्व के साथ अंतर संबंध से तात्पर्य क्या है? एक कोई देश है वह दूसरे देशों के साथ उसका अंतर संबंध कैसा है, लेन देन कैसा किस प्रकार से है, उसी के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो प्रकार से बांटा गया है, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। तो एक एक को समझते हैं। तो सबसे पहला जो है बंद अर्थव्यवस्था, यहाँ आप नाम से जान रहे हैं बंद अर्थात क्लोज। तो ये क्या होगा? देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है आपका मान लीजिए कोई देश है उसमें आयात और निर्यात ये दो चीज होते हैं। इसके अलावा विश्व के साथ अंतर संबंध कुछ होगा क्या अर्थव्यवस्था में? नहीं होता। तो आयात और निर्यात ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों ही नहीं होते। याद रखिएगा बंद अर्थव्यवस्था में ना तो किसी वस्तु का या सेवा का आयात किया जाता है और ना ही किसी वस्तु एवं सेवा को निर्यात किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था। अब इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आयात एवं निर्यात नहीं होता अर्थात नो इम्पोर्ट एंड नो एक्सपोर्ट, उसे क्या कहा जाता है? उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब कोई देश अपने आप में अधिक सक्षम होती है वह न तो कोई आयात करता है और न ही कोई निर्यात, अर्थात उसके यहाँ क्या रहती है जो आपके जितने भी सेक्टर्स हैं क्षेत्र हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र हुआ, आपका द्वितीयक क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र, तीसरा जो है आपका सेवा क्षेत्र। तीनों के मामले में क्या रहता है? वो औद्योगिक रूप से संपन्न रहता है, प्राकृतिक रूप से संपन्न रहता है और साथ ही जो सर्विस सेक्टर है वो भी वहां रहता है।
अर्थात उसको ना तो कोई वस्तु खरीदने का ज़रूरत है, ना आयात करने का, ना निर्यात करने का, ना सेवा का आयात-निर्यात। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। हालाँकि वर्तमान में पूर्णतया बंद अर्थव्यवस्था वाला कोई देश नहीं है, परंतु कुछ ऐसे देश हैं जहां आयात-निर्यात नगण्य है या लगभग बंद के बराबर है। ये सब क्या कहलाएँगे? बंद अर्थव्यवस्था के उदाहरण होंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग देखें, नॉर्थ कोरिया हुआ, नॉर्वे हुआ, ब्राज़ील हुआ, इन सब में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज़्ड इकोनॉमी। दूसरा जो प्रकार है वो है खुली अर्थव्यवस्था अर्थात ओपन इकोनॉमी। ये भी नाम से है। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होगा? मान लीजिए भारत एक देश है, यहाँ आयात और निर्यात ये दोनों चीजें जब होंगी, आयात और निर्यात दोनों होगा, तो वहां क्या होगी? ऐसी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी कहलाएगी, जहां समुचित रूप से आयात और निर्यात दोनों हो। ऐसी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। 1990 के बाद से समाजवादी अर्थव्यवस्था का पतन हुआ और खुली अर्थव्यवस्था एकमात्र विकल्प बना। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि खुली अर्थव्यवस्था बेहतर विकल्प है, जिससे एक ओर आपको विकल्प मिलती है और दूसरी ओर निर्धन देशों में तकनीकी क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें याद रखिएगा, वर्तमान में विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हो चुकी हैं, लेकिन खुली अर्थव्यवस्था भी खतरों से मुक्त नहीं, क्योंकि इसमें कमजोर देशों के बाजार पर विकसित देशों का कब्जा हो जाता है और धन का निर्गमन होने लगता है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। धन का निर्गमन अर्थात यहाँ का जो पैसा है वो विदेशों में चला जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? धन का निर्गमन। जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था भारत की अर्थव्यवस्था में, जब अंग्रेज आधुनिक भारत हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे धन का निर्गमन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसको कहा जाता है? ये हो गया क्या? शेष विश्वों के साथ अंतर संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अब बात करते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसके आधार पर। तो सबसे पहला जो इसमें प्रकार आता है वो क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था अर्थात डेवलप्ड इकोनॉमी। दूसरा जो आता है वो है विकासशील अर्थव्यवस्था या डेवलपिंग इकोनॉमी। और तीसरा प्रकार है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अब इन तीनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो आपका विकसित अर्थव्यवस्था अर्थात डेवलप्ड इकोनॉमी है वो क्या होती है? तो जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आर्थिक विकास का स्तर क्या होता है? उच्च होता है। आर्थिक विकास का स्तर हम लोग कैसे जानेंगे कि इनका आर्थिक विकास का स्तर उच्च है या कम है? तो इसका निर्धारण किया जाता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से। प्रति व्यक्ति अगर सकल राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा है तो वो क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था है। तो इसको वर्ल्ड बैंक ने, जो विश्व बैंक है, उसने निष्पादित किया कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अगर $12,736 या उससे अधिक हो तो उसको क्या कहा जाएगा? उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था या विकसित अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, स्विट्जरलैंड, इन सब की जो अर्थव्यवस्था है वो किस किस में आती है? डेवलप्ड इकोनॉमी या विकसित अर्थव्यवस्था। अर्थात यहाँ प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय आय है वह $12,736 या उससे अधिक है। अब दूसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था या डेवलपिंग इकोनॉमी। विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वे अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं जहां आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसमें याद रखिएगा, आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहीं हुआ है, उसके उच्च स्तर को प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अब विश्व बैंक के अनुसार इन्हें दो उप श्रेणियों में बांटा जा सकता है। विश्व बैंक ने इसका भी निर्धारण कर दिया है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी दो उप श्रेणियां हैं। तो सबसे पहला आता है प्रति व्यक्ति अगर सकल राष्ट्रीय आय $1,046 से लेकर $4,125 हो। कितना कितना? $1,046 से लेकर $4,125 हो तो वो क्या कहलाती है? निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। जैसे इसका एग्जाम्पल है, भारत का अर्थव्यवस्था क्या है? निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। हम लोग बोलते हैं भारत एक विकासशील देश है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो ये कौन से आय वर्ग में आती है विश्व बैंक के अनुसार? निम्न मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था। यहाँ जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है $1,046 से लेकर $4,125 के बीच है। और दूसरा होता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $4,126 से लेकर $12,735 हो। तो इसको क्या कहा जाता है?
उच्च मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था। जो 1046 से लेकर 4125 है वो क्या है? निम्न मध्यम आय है। और 4126 से लेकर $12,735, इसके बीच की जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है वो क्या कहलाती है? उच्च मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग जानते हैं जैसे चीन। अब जो तीसरा वर्ग है वो क्या है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। जिन अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफी नीचे होता है उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विश्व बैंक के अनुसार ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1045 या उससे कम हो, वो सब क्या किस श्रेणी में आएंगे? निम्न आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। कितना? $1045 या उससे कम। इन अर्थव्यवस्थाओं का विकास स्तर प्रायः निम्न पाया जाता है, जैसे सोमालिया है, बुरुंडी है, नाइजर है। ये सब अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर के देश आते हैं। ये हो गया विकास की अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अब बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों की भूमिकाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। जो सेक्टर्स होते हैं उनके आधार पर सेक्टर क्या क्या होते हैं इसके बारे में इसके बाद का जो भी लेक्चर आएगा, जो वीडियो आएगा अर्थव्यवस्था का, जो पार्ट 3 रहेगा क्लास 3, उसमें हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है उनको हम लोग समझेंगे। तो अर्थव्यवस्था में बेसिकली 3 सेक्टर हैं। कौन कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो सबसे पहला होता है इसमें क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है, पहला है कृषक अर्थव्यवस्था जिसको एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है। दूसरा होता है औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। और तीसरा होता है सेवा अर्थव्यवस्था, सर्विस इकोनॉमी। अब इसमें जो सबसे पहला प्रकार है कृषक अर्थव्यवस्था, एग्रेरियन इकोनॉमी, ये क्या होती है उसको समझते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी होता है उसमें प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 50% या उससे अधिक हो एवं लगभग इसी अनुपात में लोग आजीविका के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर हों, उसे क्या कहा जाता है? कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थात जीडीपी में योगदान कितना हो? 50% या उससे अधिक हो। और साथ ही जो लोगों का रोजगार है, लोगों की आजीविका है, उस पर निर्भरता कितनी हो? 50% या उससे अधिक निर्भर हो, तो उसको क्या कहेंगे? कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो कृषक अर्थव्यवस्था में गिनी जाती थी, क्योंकि उस समय क्या था कि भारत की जो एक आबादी थी, एक बहुत बड़ा वर्ग था, लगभग 80% आबादी क्या थी? कृषि कार्य में संलग्न थी। और साथ ही जो जीडीपी का प्रतिशत था उसमें हिस्सेदारी थी, प्राथमिक क्षेत्र था, उसकी हिस्सेदारी 50% से अधिक थी। तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के पश्चात क्या थी? कृषक अर्थव्यवस्था थी। अब बात करते हैं दूसरी अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। हम लोग याद रखिएगा ये विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देख रहे हैं। तो दूसरा है औद्योगिक अर्थव्यवस्था। यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या इससे अधिक हो, साथ ही इसी अनुपात में इस क्षेत्र पर लोगों की आजीविका के लिए निर्भरता हो, उस अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां जीडीपी में उद्योग या द्वितीयक क्षेत्र है उसका हिस्सेदारी कितना हो? 50% या उससे अधिक हो। और साथ ही जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उसमें निर्भर कितने हो? औद्योगिक क्षेत्र में निर्भरता कितनी हो? 50% या उससे अधिक निर्भर हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? औद्योगिक अर्थव्यवस्था। जैसे एग्जाम्पल के लिए चीन, चीन में औद्योगिक अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब बात करते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था अर्थात सर्विस इकोनॉमी। यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जो जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का हिस्सेदारी कितना हो? 50% या इससे अधिक हो, साथ ही इसी अनुपात में इस क्षेत्र पर लोगों की आजीविका के लिए निर्भरता हो, उस अर्थव्यवस्था को सेवा अर्थव्यवस्था या सर्विस इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये जो विकसित देश हैं, ये सब इनकी जो इकोनॉमी है वो क्या है? सर्विस इकोनॉमी या सेवा अर्थव्यवस्था। ये हो गया विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अब बात करते हैं नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो इसमें जो सबसे पहला प्रकार आता है वो है योजनाबद्ध या प्लान्ड इकोनॉमी, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। और दूसरा होता है गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जिसको अनप्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है।
पहला होता है प्लान्ड इकोनॉमी और दूसरा अनप्लान्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहला प्रकार जो है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या प्लान्ड इकोनॉमी, वो क्या होता है? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक आयोजना एवं रणनीतियों का निर्माण करती है। अर्थात बहुत सारी रणनीति बनाती है, प्लान बनाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में पहले लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, उसके बाद उन्हें प्राप्त करने हेतु रणनीतियों का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले क्या बनाएंगे? टारगेट बनाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे और उस टारगेट को अचीव करने के लिए फिर प्लान बनाएंगे। हम लोग इस टारगेट को कैसे अचीव करें? ये क्या कहलाती है? आपकी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत में पहले योजना आयोग द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजनाएं एवं वर्तमान में जो नीति आयोग है उसके द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, ये सब क्या है? प्लान है। अलग अलग 15 वर्ष के लिए जो प्लान होता है उसको क्या कहा जाता है? 15 वर्षीय विजन। 7 वर्षों के लिए जो प्लान होता है उसको 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्ष का जो प्लान होता है उसको क्या कहा जाता है? जो योजना होती है उसको 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा। तो ये सब क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद है, नीति आयोग द्वारा निर्माण किया जाता है। पहले क्या होता था? पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, उसमें भी योजना बनाते थे। वो योजना 5 साल के लिए रहती थी। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब बात करते हैं जो दूसरा है गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या अनप्लान्ड इकोनॉमी। गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो आयोजना की संकल्पना को स्वीकार नहीं करती। अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था में प्रायः एक निश्चित अवधि में क्या क्या आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं, यह पूर्व निर्धारित नहीं होता। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आयोजना अर्थात जो प्लान है एवं रणनीतियों का अभाव पाया जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था में प्रायः लक्ष्यों का निर्धारण पूर्व निर्धारित नहीं होता। ये लोग पहले से टारगेट नहीं बनाते कि हमको ऐसा चीज अचीव करना है, ये करना है, ये बिना योजना के चलते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं क्या कहलाती हैं? गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। अब इसमें टारगेट क्या होगा? हमारा जीडीपी हम लोग को बढ़ाना है, इतना परसेंट गेन करना है, ये कुछ इस टाइप का टारगेट रखेंगे और उसको अचीव करने के लिए प्लान बनाएंगे। ये योजना लाएंगे तो हम लोग को क्या होगा? इससे लाभ होगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा। कुछ इस टाइप का योजना बनाया जाता है जो जिसका अभाव रहता है गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में। ये हो गया नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अब लास्ट है निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो जो सबसे पहला निर्भरता के आधार पर वर्गीकरण आता है वो क्या है? पहला आता है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था या जिसको कहा जाता है सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी। दूसरा होता है आश्रित अर्थव्यवस्था, डिपेंडेंट इकोनॉमी और तीसरा होता है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी। तो एक एक को हम लोग समझते। तो सबसे पहला है आपका आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था या सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में समर्थ होती हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी एवं संसाधन उपलब्ध होते हैं। ये अर्थव्यवस्थाएं अपने नागरिकों की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होती है। इसमें याद रखिएगा, इनके पास क्या होती है? अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तु और सेवा का उत्पादन करने में ये समर्थ रहते हैं। साथ ही इनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी और संसाधन उपलब्ध होते हैं और इनके जो नागरिक हैं उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं क्या कहलाती हैं? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, आमतौर पर अर्थ जगत में अब यह माना जाता है कि आज की दुनिया में कोई भी देश अपने आप को पूरी तरह से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था नहीं कह सकता। क्योंकि देखिए, कुछ भी चीज हो, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र के हो, द्वितीय क्षेत्र के हो या तृतीय क्षेत्र के हो, कहीं ना कहीं किसी देश पर वो आश्रित होती ही है। अगला जो है अर्थव्यवस्था वो है आश्रित अर्थव्यवस्था या डिपेंडेंट इकोनॉमी। वे अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर होती हैं, उन्हें आश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थात दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर वो निर्भर करती हैं। साथ ही इन अर्थव्यवस्थाओं के पास पूंजी एवं संसाधनों का सामान्यतः अभाव पाया जाता है। इनके पास पूंजी और संसाधन क्या है? उनके अभाव रहते हैं। साथ ही इन अर्थव्यवस्थाओं में सामान्यतः उत्पादन की उन्नत तकनीकों एवं प्रौद्योगिकियों का भी अभाव पाया जाता है। उत्पादन के उन्नत तक जो टेक्नोलॉजी है, नवीनतम टेक्नोलॉजी है या प्रौद्योगिकी के हैं, इन सब का क्या होता है? अभाव पाया जाता है। अब जो तीसरा है वो क्या है आपका? परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था या म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी।
म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी में क्या होगा? वे अर्थव्यवस्थाएं जो कुछ मामलों एवं क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हों और कुछ मामलों एवं क्षेत्रों पे अन्य देशों पर निर्भर हों। ऐसी अर्थव्यवस्था को परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कुछ देशों में संसाधन भरपूर हैं लेकिन उन्नत तकनीकी का अभाव होता है। ऐसे में वे देश अपने संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी हेतु दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं। इसी प्रकार किसी देश में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र अत्यधिक विकसित होता है जबकि वह देश कृषि उत्पादों के लिए अन्य देशों पर निर्भर होता है। तो ये क्या होंगे? परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। मतलब जिनके पास क्या है, संसाधन भरपूर हैं लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी है तो वो टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देश पे डिपेंड रहेंगे। ये क्या कहलाते हैं? परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। ये था अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अब अगली क्लास में हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, पंचक क्षेत्र। ये क्षेत्र क्या होते हैं? इसमें कौन-कौन से क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो लेक्चर के सारे नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जाकर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और साथ ही वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।